नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर पर। मैं हूं अनिल नागर और आप हो मेरे साथ ऐसे विषय पर बात करने के लिए जिस पर बात करना मेरे ख्याल से बहुत अनिवार्य है। हम बात करने जा रहे हैं जो हाल ही में सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा के एग्जाम चल रहे हैं, उनमें से सामाजिक विज्ञान एसएसटी के पेपर के बारे में हम इस पेपर पर एनालाइज करते हैं। ज्योग्राफी भूगोल के जो क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं वो उन क्वेश्चनों पर, उन प्रश्नों पर हम लोग बातें करने वाले हैं और ये देखना है कि क्या ज्योग्राफी के जितने भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे, और मैं ज्योग्राफी की नहीं अपितु अगर ऑलमोस्ट कंप्लीट ओवरऑल पेपर की बात करें तो क्या एक तो ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि पेपर के अंदर जितने भी प्रश्न हमें दिए गए हैं क्या वो सभी प्रश्न करने के लिए दिए गए थे क्या। अगर ऐसा है तो फिर आज तक किसी भी एग्जाम के अंदर 100% नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि किसी भी पेपर के अंदर सारे प्रश्न करने के लिए नहीं होते। एग्जामिनर का उद्देश्य ये नहीं होता कि सभी को पास करना है, उसका चयन, उसका उद्देश्य चयन करना होता है और इसी उद्देश्य से वो पेपर बनाते हैं। और जब इस उद्देश्य से वो पेपर बनाते हैं तो निश्चित रूप से हर पेपर के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाले जाते हैं जिनका उद्देश्य ही छोड़ना होता है, अर्थात वो प्रश्न करने के लिए होते ही नहीं हैं। अब जो बच्चा उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करता है वो प्रश्न था ही नहीं करने के लिए और उसे अटेम्प्ट करेगा तो निश्चित रूप से वो कहाँ चला जाएगा? नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले ये देखना भी बहुत आवश्यक है कि इस एग्जाम के अंदर कौन कौन से प्रश्न इस पेपर के अंदर दिए गए, कौन कौन से प्रश्न करने के लिए हैं और कौन कौन से प्रश्न हमें छोड़ने हैं। तो सबसे पहले आप इस चीज पर भी बहुत अच्छे से एनालाइज कर लें कि वास्तव में इस पेपर के अंदर कौन कौन से मेरे लिए हैं और कौन कौन से प्रश्न मुझे छोड़ने हैं। दोस्तों, छोड़ने कौन से होते हैं? तो निश्चित रूप से वो प्रश्न आप छोड़ें जिनको पढ़ने के बाद में आपको लगे कि इतना साहित्य पढ़ने के बाद, इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद भी ये प्रश्न मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, ये पूछना क्या चाह रहा है। तो निश्चित रूप से अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो निश्चित ही रूप से वो आप जैसे कई सारे बच्चों को समझ में नहीं आया है। इसका मतलब है वो प्रश्न करने के लिए था ही नहीं, वो प्रश्न डाला ही किसके लिए था? छोड़ने के लिए। तो हम देखते हैं ज्योग्राफी के अंदर अगर हम एनालाइज करते हैं, भूगोल के ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करते हैं जो वास्तव में कौन कौन से करने के लिए थे और कौन से प्रश्न आपको छोड़ने थे। इस पेपर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कुछ तो ऐसे प्रश्न थे जिनके आंसर, कहीं सारे ऐसे भी बंदे हैं, कहीं सारे ऐसे अध्यापक हैं जो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन अध्यापकों को भी उन प्रश्नों के आंसर तब तक पता नहीं होंगे जब तक ये पेपर में नहीं आ जाता। अब तो खैर वो सबके पास पहुंच गया होगा और ऑलमोस्ट सबके पास उसका आंसर, उनके आंसर भी होंगे। लेकिन एग्जाम से पहले तक क्या उन अध्यापकों को उन चीज़ों की नॉलेज थी? मैं कहूँगा शायद ही बहुत कम ऐसे टीचर्स होंगे, अध्यापक होंगे जिनको उन प्रश्नों के बारे में जानकारी होंगी। तो ऐसे भी प्रश्न इस पेपर के अंदर देखने को मिले हैं। और जब ऐसे प्रश्न अगर इस पेपर के अंदर हैं जो अध्यापक को ही समझ नहीं आ रहे हैं तो फिर बच्चों को, स्टूडेंट को, तैयारी करने वाले बच्चों को वो प्रश्न कहाँ से समझ में आएंगे? तो आप समझ सकते हैं कि वो प्रश्न जो थे वो करने के लिए थे ही नहीं, वो छोड़ने के लिए थे। और जो बच्चे उन्हें समझ जाते हैं निश्चित रूप से वो अपना स्कोर बहुत अच्छा करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं आपको एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना दे दूं। हम ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी सब एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ाम में सिलेबस के आधारित जो कोर्स ज्योग्राफी का है उसको हम अपने एप्लीकेशन पर अपलोड कर रहे हैं। तो जिस बच्चे को भी हमसे ज्योग्राफी पढ़नी है वो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकता है। एप्लीकेशन वही ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर के नाम से आपको मिलने वाली है। वहां जाएं, उसे अपलोड करें, इंस्टॉल करें और उसे रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद में आप उसे एक बार के लिए ट्रायल लें, एक बार के लिए उसका एक्सपीरियंस लें।
आपको उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके काम की है और जो आपको बिल्कुल निशुल्क उपलब्ध कराई गई है। एक बार जब आप उसे जाकर देखोगे तो शायद आपको वो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाली है। साथ में ही आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सोशल अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर भी हम नवीनतम अपडेट डालते हैं और एप्लीकेशन आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और हमारे एसएसटी के अंदर सामाजिक विज्ञान के अंदर ज्योग्राफी का जो प्रश्न था उसमें था नक्षत्र दिवस में लगने वाला समय होता है। साथियों, नक्षत्र दिवस और एक होता है सौर दिवस। नक्षत्र दिवस और सौर दिवस में क्या अंतर है, सबसे पहले तो आप इस चीज को यहां पर जानेंगे। तो नक्षत्र दिवस, तो नक्षत्र दिवस तो क्या होता है? तो नक्षत्र दिवस का मतलब होता है कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में जितना समय लगता है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में जितना समय लगता है उसे तो कहा जाता है नक्षत्र दिवस। ठीक है। और सौर दिवस का मतलब क्या है कि पृथ्वी का कोई भी एक हिस्सा, कोई भी एक नक्षत्र सूर्य के सामने में दोबारा जितने समय बाद आता है तो उसे आप बोलोगे सौर दिवस, क्योंकि वो हिस्सा अब किसके सामने आया है? सूर्य के सामने। और जब वो सूर्य के सामने आएगा तो उसे आप क्या बोलोगे? सौर दिवस। ठीक है। तो अपने अक्ष पर घूमने में जितना समय लगता है वो तो हो जाएगा नक्षत्र दिवस। सामान्य अर्थ में आप इस चीज को समझ सकते हो। और किसी नक्षत्र को सूर्य के समक्ष आने में जितना टाइम लगेगा वो होता है सौर दिवस। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे नक्षत्र दिवस का समय कितना होता है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। ठीक है। तो यहां पर वहीं सौर दिवस का समय कितना होता है? 24 घंटे का। इसका मतलब है सौर दिवस नक्षत्र दिवस से 3 मिनट और 56 सेकंड बड़ा होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए सही आंसर जो रहने वाला है वो है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। ठीक है। यहां पर हम इन दोनों ही चीजों को समझें तो आप इसको यूं समझ सकते हैं, जैसे यहां पर हमारे सामने ये पृथ्वी है। ठीक है। और इस पृथ्वी और ये है हमारे पास सूर्य। अब आपको पता है पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? घूर्णन करती है। ठीक है। और इस घूर्णन करने में जितना समय लगेगा, जो कितना लगता है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। इसे तो आप बोलोगे क्या? एक नक्षत्र दिवस। क्या बोलोगे इसे? तो एक नक्षत्र दिवस। ठीक है। इस बात को समझे। अब देखो, अभी इस केस में आप ये मानकर चले कि पृथ्वी का ये वाला जो हिस्सा है ये जस्ट सूर्य के सामने है। ठीक है। और आप ये भी बहुत अच्छे से जानते हो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए क्या सूर्य की परिक्रमा भी करती है क्या? बिल्कुल करती है। और 365 दिन में एक परिक्रमा पूरी कर लेती है। जब 365 दिन में एक परिक्रमा पूरी करती है तो निश्चित रूप से पृथ्वी अपने अक्ष पर कुछ तो दूरी तय करेगी। और कुछ दूरी तय करेगी तो एक दिन में हो सकता है पृथ्वी आगे बढ़कर इस जगह पर आ गई हो। ठीक है। पृथ्वी एक दिन में घूमकर अब इस जगह पर आ गई है। ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट था ये 24 घंटे में घूमकर उसी जगह पर आया है जहां पर ये पहले था। मतलब 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में जब पृथ्वी ने अपने अक्ष पर एक घूर्णन किया तो ये वाला जो ये वाला जो पॉइंट था ये इतने समय बाद उसी जगह पर आया है जिस जगह पर ये पहले था। लेकिन इस 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष से कुछ आगे बढ़ गई, अपने कक्ष पर कुछ आगे बढ़ गई। अब कुछ आगे बढ़ गई तो वो वाला पॉइंट पृथ्वी का घूमकर वहां तो आ गया, लेकिन आप समझ सकते हो कि वो वाला पॉइंट अभी सूर्य के सामने नहीं है।
तो उस वाले पॉइंट को सूर्य के सामने आने के लिए उसे कुछ और घूमना पड़ेगा, और कुछ और घूमने में उसे एक्स्ट्रा जो समय लग रहा है वो लगता है 3 मिनट और 56 सेकंड का। कितना लग जाता है? 3 मिनट और 56 सेकंड का। और इस प्रकार कंप्लीट 24 घंटे के बाद में वो वाला पॉइंट वापस से सूर्य के सामने आ जाएगा। तो यहां से यहां तक, वापस यहां से यहां तक आने में उसे कितना समय लगता है? 3 मिनट और 56 सेकंड का। तो कंप्लीट कितना टाइम हो जाएगा? 24 घंटे, जिसे आप क्या बोलोगे? एक सौर दिवस। ठीक है। बाकी इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं जब हमारे सिलेबस में पृथ्वी की गतियों वाले चैप्टर पर चर्चा कर रहे होते हैं, तो वहाँ इन चीज़ों को और भी बहुत अधिक डिटेल के साथ हम लोग जानते हैं। साथ में ही हम ग्लोब, सूर्य और चंद्रमा की स्थितियों के आधार पर इन सारी चीज़ों पर बातें करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी सुमेलित नहीं है? आपको देखना है। पी एस तरंगे सर्वाधिक गति वाली होती है। इसके बाद में पी स्टार और एस स्टार तरंगे मध्यम गति वाली होती है। पीजी और एसजी तरंगों की गति सबसे कम होती है। साथियों, आपको ये पता है भूकंप की जो तरंगे हैं, इन तरंगों के बारे में, तो इन भूकंपीय तरंगों के विषय में जब हम लोग बात करते हैं तो आपको पता है भूकंप की जो तरंगे हैं वो 3 प्रकार की होती है, पी, एस और एल। मुख्य रूप से ये 3 प्रकार की तरंगे हैं। इनमें से इनकी गति सबसे अधिक होती है, इनकी गति पी तरंगों से कम होती है और एल तरंगों की गति सबसे कम होती है। लेकिन इन 3 प्रकार की तरंगों के साथ ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा, क्रोशिया के कल्पा घाटी का जो भूकंप था 1909 में, 1909 में क्रोशिया के कल्पा घाटी का जो भूकंप था, इस भूकंप में 2 और प्रकार की तरंगों की खोज की गई, जिनके गुण तो बिल्कुल पी और एस तरंगों जैसे थे। ठीक है ना। क्रोशिया के 1909 के भूकंप, क्रोशिया की कल्पा घाटी के 1909 के भूकंप में 2 और ऐसी तरंगे खोजी गई जिनके गुण तो बिल्कुल पी और एस तरंगे जैसे थे, लेकिन गति पी और एस से कम थी। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इस समय के भूकंप के अध्ययन में 2 ऐसी तरंगे खोजी गई जिनके गुण तो बिल्कुल पी और एस के समान थे, लेकिन उनकी गति इनसे कम थी, जिनका नाम दिया गया था पीजी और एसजी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पी और एस से कम गति की तरंगे जिन्हें नाम दिया गया था पीजी और एसजी। इससे आगे जाकर ध्यान रखेंगे, कोनार्ड महोदय ने 1923 और जेफ्रीज ने जर्सी के 1926 के भूकंप में, ठीक है, कोनार्ड महोदय ने 1923 और जेफ्रीज ने जर्सी के 1926 के भूकंप में 2 और तरंगों की खोज की, 2 और नई तरंगों की खोज की, जिनकी गति न तो पी और एस जैसी थी और न ही पीजी और एसजी जैसी थी। तो उन तरंगों की गति कैसी थी? पी तरंगों की गति, तो पी तरंगों की जो गति थी वो तो पी से कम और पीजी से अधिक थी, यानी पी से कम, ठीक है, और पीजी से अधिक थी, पीजी से अधिक थी, तो इन्हें नाम दिया था पी स्टार और ये हो गई पीजी। यानी सबसे अधिक गति में पी, फिर पी स्टार और फिर पीजी। वैसे ही एस तरंगों के बारे में बात की गई तो एस तरंगों की गति जो थी वो एस से कम थी और एस जी से अधिक थी, एस से कम थी और एस जी से अधिक थी और इनसे कम थी, तो उन तरंगों को नाम दिया गया एस स्टार।
ठीक है, यानी सबसे अधिक गति P, फिर P स्टार और फिर PG, फिर सबसे कम उसके बाद में S स्टार और SG। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से अगर हम अब इस कथन के बारे में बात करें तो आप देख रहे हैं P और S तरंगे सर्वाधिक गति वाली होती है, बिल्कुल होती है। P स्टार और A स्टार तरंगों की गति मध्यम होती है। मध्यम का मतलब इनसे कम और इनसे ज्यादा, बिल्कुल मध्यम है। और PG और SG तरंगे निम्न गति वाली होती है। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सही उत्तर क्या रहने वाला है, A, B और C तीनों कथन बिल्कुल यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट और अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। जो कथन आप लोगों के सामने है, इस कथन को जब आप एक बार के लिए पढ़ोगे तो पहला कथन है, भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश है। नो डाउट भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, सभी अक्षांशों की लंबाई और दूरियां भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है, ध्रुवों की ओर घटती जाती है। बिल्कुल अक्षांश रेखाओं की लंबाई जहां घटती है वहीं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कुछ दूरी में भी अंतर आता है और दूरी भी कुछ घटती जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात के लिए हम यहां पर बात कर सकते हैं। तो अक्षांशों के बीच की दूरी भी क्या होती जाती है, घटती जाती है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अक्षांश देशांतरों को समकोण पर काटती है। बिल्कुल अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है। और अगला है, 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। सही आंसर रहने वाला है A, B, C और D। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का बहुत आसान प्रश्न था, सभी को आ जाना चाहिए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है, किलिमंजारो किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है। किलिमंजारो साथियों शांत ज्वालामुखी है, जिसे आप मृत ज्वालामुखी के नाम से भी जान सकते हो। किलिमंजारो आप लोगों को ज्ञात हो तो ये अफ्रीका महाद्वीप में, किसमें, अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। ठीक है, और इस किलिमंजारो पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हुरू है। कौन सी है, उरू है, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी मानी जाती है। और ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो आपका आंसर हो जाएगा शांत या मृत ज्वालामुखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, वान एलेन विकिरण पेटी पाई जाती है। तो ये वायुमंडल की किस परत के अंदर इस पेटी को देखी जाती है, या ये पेटी वायुमंडल की किस परत में है, या किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बहिर्मंडल तथा चुंबकीय मंडल को। ठीक है ना, बहिर्मंडल जो 640 किलोमीटर के ऊपर जाने पर जो आता है, 10,000 किलोमीटर मतलब 640 किलोमीटर से जहां तक हमारा वायुमंडल विद्यमान है उसे बहिर्मंडल कहा जाता है। इस मंडल के अंदर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति न्यूनतम हो जाती है और उसके स्थान पर इस पर चुंबकीय शक्ति अधिक देखने को मिलती है। चुंबकीय शक्ति ज्यादा यहाँ पर प्रबल होती है, इसलिए इसे चुंबकीय मंडल भी कहा गया है। इसी बहिर्मंडल या चुंबकीय मंडल को ओन एलेन विकिरण पेटी के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, इस ऊंचाई पर जाते जाते बहुत हल्की गैसें मिलती है और हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों के अणु ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो यह है आपके पास कौन सी, बहिर्मंडल। अगला प्रश्न है, मध्य महासागरीय कटक की निम्नलिखित चुंबकीय पट्टियों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और ये वो प्रश्न है जो यकीनन मान के चलिएगा एग्जाम देने वालों में से कुछ चुनिंदा लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। पहली चीज तो आंसर तो बहुत दूर की बात है,
समझ में आया होगा प्रश्न कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो आंसर का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था, कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कई सारे अध्यापकों को तक पता नहीं था, तो यकीनन मान के चलिएगा ये प्रश्न उन्हीं में से ऐसा एक प्रश्न है। ठीक है, तो मध्य महासागरीय कटक की निम्नलिखित चुंबकीय पेटियों को उनके कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम में बताएं। साथियों, ये सबसे पहले तो बात आती है कि महासागरीय कटक के अंदर चुंबकीय पेटियों से क्या सीन है, चुंबकीय पट्टियों से क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि कटक क्या होता है। तो कटक होते क्या है, महासागरों के अंदर डूबी हुई जो पर्वत श्रेणियां हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कटक। जैसे विश्व की सबसे लंबा जो कटक है उसे आप मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जानते हैं। ये मध्य अटलांटिक कटक नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। यहाँ पर महासागरों के अंदर जितने भी कटक पाए जाते हैं उन सभी प्रकार के कटक की बात की जा रही है। तो कटक क्या होता है, महासागरों के अंदर निर्मित जो पर्वत श्रेणियां हैं उन्हें आप कटक बोलते हो। और इन कटक का जो निर्माण होता है वो सामान्यतः प्लेटों के विचलन से होता है, प्लेटों के अपसारी संचलन से होता है। प्लेटों के अपसारी संचलन से जिसे आप निर्माणात्मक संचलन भी बोलते हो। क्या भी बोलते हो, निर्माणात्मक। जबकि अभिसारी संचलन को विनाशात्मक कहा जाता है, क्योंकि वहां पर प्लेटें एक दूसरे से आकर टकराती है और ऐसी स्थिति में प्लेटों का विनाश होता है, प्लेटें क्षीण हो जाती है, इसलिए हम उसे विनाशात्मक बोलते हैं। जबकि यहाँ पर प्लेटें खिसकती हैं और साथ में प्लेटों के किनारों पर नवीनतम पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है, इसलिए इसे निर्माणात्मक संचलन भी कहा जाता है। ठीक है, अब इस संचलन के कारण महासागरों में जैसे प्लेटें खिसकती है, सपोज कीजिएगा ये कोई प्लेट है और इधर भी कोई प्लेट है, ये प्लेटें जैसे एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसकती है तो इनके बीच में दरार आने लगती है। क्या आने लगती है, दरार आने लगती है। और उस दरार से लावा निकलकर, उस दरार से लावा निकलकर महासागरीय क्रस्ट पर जमा हो जाता है। ठीक है, इस बात को समझना। अब हम बात करते हैं चुंबकीय पट्टियां होती क्या है। तो जो लावा यहाँ पर निकला, भ्रंश से, दरार से जो लावा निकला, ये लावा महासागरीय क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट का मतलब महासागरों के जो तल होते हैं, महासागरीय मैदान जिसे हम बोलते हैं, तो उन क्रस्टों पर ये लावा जमा हो जाता है। अब इस लावा के साथ में साथियों, इस क्रस्ट पर, लावे के साथ में इस क्रस्ट पर आयरन लोहा अंश भी आता है। क्या आता है, लोहा अंश भी आता है। और वो लोहा अंश भी इस लावे की, जब ठंडा होकर ये लावा जमता है तो इस लावे में ये लोहा अंश भी सेट हो जाता है, जमा हो जाता है। अब ये लोहा अंश पृथ्वी के ध्रुवों के साथ, किसके साथ, पृथ्वी के ध्रुवों के साथ संरक्षित होता है, मतलब किसी भी एक ध्रुव के साथ अपना रिलेशन बना लेता है। इसीलिए इन्हें हम ध्रुवीय चुंबकीय पट्टियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुवीय चुंबकीय पट्टियां बोलते हैं। और अब तक अगर बात की जाती है तो अब तक के काल में ये 4 पट्टियां हैं। 4 क्या हैं, पट्टियां हैं जो अलग अलग टाइम पर बनी हैं। अब होता क्या है, मैंने कहा ये किसी एक ध्रुव के साथ कनेक्ट हो जाती है, अपना रिलेशन बना लेती है, इसलिए हम इन्हें क्या भी बोल देते हैं, ध्रुवीय चुंबकीय पट्टियां। चुंबकीय पट्टियां क्यों कहा गया है कि लोहे के अंदर मैग्नेटिक पावर देखने को मिलती है, तो ये किसी एक ध्रुव के साथ अपना रिलेशन बना लेती है। अब होता क्या है, फिर बाद में लावा निकल कर आया, फिर बाद में क्या निकल कर आया, लावा निकल कर आया। वो लावा फिर इस परत के ऊपर जमा हुई, और परत के ऊपर जमा हुई, इसमें आया जो लोहा अंश था, वो लोहा अंश फिर किसी और ध्रुव के साथ संरक्षित हो जाएगा।
तो इस तरीके से जो सामान्य ध्रुवीय पेटी थी वो अब असामान्य यानी विपरीत ध्रुव के साथ कनेक्ट हो जाती है, दूसरे ध्रुव के साथ अपना रिलेशन बना लेती है, इसलिए हम उसे क्या बोल देते हैं, विस्थापित चुंबकीय पेटी। क्या बोल देते हैं उसको, विस्थापित चुंबकीय पेटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आएगा और फिर लावा जमा, फिर यही लावे के अंदर उपस्थित लोहा अंश फिर किसी दूसरे ध्रुव के साथ अपना रिलेशन बना लेगा। तो इस तरीके से ये जो पेटियां हैं, इन पेटियों के माध्यम से भी ये समझा जा सकता है कि महासागरों का, किसका, महासागरों का जो विस्तार है वो अभी भी निरंतर चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि लावा जो निकल रहा है वो महासागरीय विस्तार को बताता है। अब यहाँ पर इन चार पेटियों के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये चार पेटियां कौन कौन सी है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इनमें से सबसे पहली जो पेटी थी वो थी गिलबर्ट पेटी। कौन सी, गिलबर्ट पेटी। गिलबर्ट पेटी अर्थात आज से 5.3 से कितने, 5.3 मिलियन से 3.58 मिलियन वर्ष पूर्व, कितने समय पहले, 3.5 से 5.3 से 3.58 मिलियन वर्ष पूर्व इस तरीके से लावे के जमाव के कारण जो पेटी, जो चुंबकीय पेटी बनी, उस पेटी को नाम दिया गया था क्या, गिलबर्ट पेटी। तो सबसे पुरानी जो पेटी है वो कौन सी है, गिलबर्ट पेटी है। इसके बाद में दूसरी जो पेटी आती है उसका नाम है गाउस पेटी। कौन सी, गाउस पेटी। गाउस या जो यहाँ पर गॉस के रूप में अंकित की गई है। इस पेटी का जो काल रहा है वो ध्यान रखिएगा 3.58 से 2.58 मिलियन वर्ष रहा है। कितना रहा है, यानी गिलबर्ट पेटी के बाद में अगली जो पेटी आई थी वो कौन सी थी, गाउस पेटी। इसके बाद में अगली जो पेटी थी वो थी हमारे पास मटुयामा पेटी, और इस पेटी का जो ड्यूरेशन रहा है वो रहा था 2.58 से 0.78 मिलियन वर्ष। ठीक है, कितना रहा है, 2.58 से 0.78 मिलियन वर्ष। और इसके बाद में जो नवीनतम पेटी है उसे कहा गया है ब्रुंस पेटी। कौन सी पेटी, ब्रुंस पेटी, जिसकी अवधि 0.78 से 0 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। यानी सबसे पहले लावा निकलकर इस युग में जमा हुआ और किसी एक ध्रुव के साथ उसने चुंबकीय रिलेशन बनाया, चुंबकीय शक्ति के साथ वो रक्षित हो जाता है, तो उसको नाम दिया गया गिलबर्ट पेटी। इसके बाद में फिर लावा दोबारा निकला, तो वो निकला था उसको नाम दिया गया गाउस पेटी। इस समय आया तीसरी बार, इस समय जब लावा आया तो उस पेटी को नाम दिया गया क्या, मटुयामा पेटी। और जो रिसेंट में हमारे पास सबसे नवीनतम पेटी है वो है ब्रुंस पेटी। और अब आपको यहाँ पर देखना है कि पट्टियों को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कालानुक्रमिक क्रम में जब व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले मिलती है हमें गिलबर्ट पेटी। ठीक है, और यहाँ पर गिलबर्ट पेटी के बाद में अगली मिलेगी गाउस, यानी फर्स्ट पोजीशन पर तो ये होगी, सेकंड पोजीशन पर गाउस ये, यानी डी ए, फिर इसके बाद में मटुयामा और ब्रुंस, तो DAC और B। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है। तो ध्यान रखना, ये वो प्रश्न है जो यकीनन मान के चलिएगा छोड़ने के लिए ही था। मैं ये विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि ये प्रश्न बहुत कुछ बच्चों को, बहुत कम बच्चों को ये प्रश्न आया होगा। बच्चे तो बहुत दूर की बात है, बहुत
कम अध्यापकों को इस विषय के बारे में जानकारी होगी। जो उच्च स्तरीय क्लासें लेते हैं, जिससे फर्स्ट ग्रेड इन चीज़ों की तैयारी करवाते हैं, तो उन लोगों को जरूर इस विषय के बारे में पता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, बर्फ के उन छोटे छोटे कणों को जो पिघलते हैं तथा नीचे जाते समय पुनः जम जाते हैं, हेतु प्रयुक्त शब्द है। आप सब जानते हो इन्हें ओला के नाम से जानते हैं। ओला और हिमवृष्टि में एक अंतर है। हिमवृष्टि, ये जो ओला वृष्टि है, ये तो ध्यान रखना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, जबकि हिमवर्षा शीत या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और पर्वतों पर देखने को मिलती है। ठीक है ना। तो ठंडी जलवायु के अंदर यानी पर्वतों के ऊपर भी तापमान कम होता है। तो ठंडी जलवायु के अंदर जब पानी वाष्प के रूप में ऊपर उठा है और संघनन के रूप में जब वो पानी में बदलता है, तो ठंडे जलवायु क्षेत्रों के अंदर वो डायरेक्ट किस में बदल जाता है, हिम की रूप में बदल जाता है। और वही हिम जब नीचे आती है तो ये एक परत के रूप में जमा हो जाती है, जिसे हम हिम वृष्टि या हिम वर्षा के नाम से जानते हैं। जबकि गर्म प्रदेशों के अंदर जब संघनन की क्रिया से वाष्प पानी में बदलती है, तो यहाँ पर पानी की बूंदें ऊपर नीचे चलती है। कैसी होती है? ऊपर नीचे चलती है, और ऊपर नीचे चलने के कारण उनमें तापमान कम होता है, फिर बढ़ जाता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में बूंदें पिघलती है, जमती है, पिघलती है, जमती है, और इस प्रकार वो एक गोले का रूप ले लेती है, और जिसे ही आप क्या बोलते हो, ओला के नाम से जानते हो। तो यहाँ पर सही आंसर हमारे लिए क्या रहने वाला था? ओला। हिम और ओलावृष्टि में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कारक गल्फ स्ट्रीम को केप हैटरस के पास पूर्व की ओर धकेल देता है? तो यहाँ पर साथियों जो बेहद महत्वपूर्ण कारण है वो केवल और केवल क्या है? पछवा पवने हैं। ठीक है। पृथ्वी का घूर्णन बल इन पवनों को पूर्व की ओर धकेलने में कोई कार्य नहीं करता। यह बल तो भूमध्य रेखा पर, किस पर? भूमध्य रेखा पर महासागरीय धाराओं को पूर्व से पश्चिम की ओर धकेलता है। महासागरीय जल को पूर्व से पश्चिम की ओर धकेलता है। कहां पर? भूमध्य रेखा पर। और इसी बल के कारण विषुवत रेखीय जलधाराएं प्रारंभ होती है। इस बात को आप ध्यान रखना। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर ये इसके लिए कोई कार्य नहीं करता, ये भूमध्य रेखा पर करता है। और वैसे भी आपको पता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घूर्णन गति घटती जाती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पानी का उत्सर्वण बल। ये उत्सर्वण बल क्या होता है? पानी का उत्सर्वण बल, उत्सर्वण बल के मतलब होता है नीचे के पानी, नीचे के ठंडे पानी का ऊपर आ जाना। महासागरों के अंदर ये देखा जाता है। सपोज करें यहां पर हम देखते हैं तो इस महासागर के अंदर ये पानी भरा हुआ है और ऊपरी जल तुलनात्मक रूप से गर्म होता है। महासागरों का ऊपरी जो जल है वो अपेक्षाकृत निचले जल की तुलना में क्या होता है? गर्म होता है। अब किसी हवा के प्रभाव से, पवन के प्रभाव से जब ये जल एक तरफ हट जाता है, यानी सपोज करो मैं आपसे कहूं पश्चिम से पूर्व की ओर बहुत तेज गति से हवाएं चल रही है। ठीक है। तो ये हवाएं इस जल को अपने साथ पूर्व की ओर लेकर चलेंगी। जैसे ही ये जल पूर्व की ओर जाएगा तो यहां से ये जो ठंडा पानी है ना, ये ऊपर आने लग जाता है। ठीक है ना। तो इस हवाओं के प्रभाव से ऊपरी जल के हटने से नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ जाता है, और इस बल को क्या कहा जाता है? उत्सर्वण बल कहा जाता है। तो इस बल का भी गल्फ स्ट्रीम के पूर्व की ओर मुड़ने में कोई रोल नहीं होता। सो ऐसी स्थिति में यहां पर हमारे लिए सही आंसर रहने वाला है केवल ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अर्धदैनिक ज्वार की पुनरावृत्ति का अंतराल होता है, सब लोगों को ये पता है, 12 घंटे और 26 मिनट के बाद अर्धदैनिक ज्वार आते हैं, जबकि
24 घंटे और 52 मिनट के बाद में दैनिक ज्वार की पुनरावृत्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। ज्वार भाटा, आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पता है। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिएगा। साथियों, जब हम यहाँ पर बात करते हैं और जो कथन हमारे सामने दिए गए हैं उनमें अगर हम देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रश्न है पहला हमारे लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिएगा। पहला कथन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। बिल्कुल, ये 100% सत्य है। पृथ्वी की घूर्णन गति महासागरीय धाराओं और पवनों की गति व दिशा दोनों को प्रभावित करती है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला है, कोरियोलिस बल के प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती है। ये भी बिल्कुल सत्य है। ध्यान रखिएगा, इस चीज की पुष्टि करने के लिए हमने क्लास के अंदर बात भी की थी फेरल का नियम। फेरल का नियम, और फेरल महोदय ये बताते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न कोरियोलिस बल के प्रभाव से, किसके प्रभाव से? कोरियोलिस बल के प्रभाव से, लिस बल के प्रभाव से पवनें और महासागरीय धाराएं जब भूमध्य रेखा को पार करके उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करती है, तो ध्यान रखना, यदि कोई पवन दक्षिणी गोलार्ध से, किससे? दक्षिणी गोलार्ध से भूमध्य रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में एंट्री करती है, तो उत्तरी गोलार्ध में यह कोरियोलिस बल के प्रभाव से दाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक उसी तरीके से यदि उत्तरी गोलार्ध से कोई पवन या धारा भूमध्य रेखा को पार करके दक्षिण की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करती है, तो यह बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, यही नियम है फेरल का नियम। और फेरल के नियमानुसार यहाँ पर कहा गया है कोरियोलिस बल के प्रभाव में पवनें उत्तरी गोलार्ध में किस ओर मुड़ रही है? दाहिनी ओर मुड़ जाती है। तो ये भी बिल्कुल यहाँ पर क्या है? सही है। अगला है, कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के समानुपात में बढ़ता है। बिल्कुल साथियों, ये सत्य है। भूमध्य रेखा से जैसे 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 हम ध्रुवों की ओर जाते हैं और ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का जो कोण बनता है उनके साथ कोरियोलिस बल भी क्या होता है? कोरियोलिस बल बढ़ता है। इसका मतलब कोरियोलिस बल सबसे कम कहां पर होता है? ध्रुवों पर, जिसे आप शून्य के रूप में देख, सॉरी, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, जबकि सर्वाधिक ये कहां पर होता है? ध्रुवों पर होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो ये भी बिल्कुल सही है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कोरियोलिस बल बढ़ता हुआ चलता है। ये भी बिल्कुल सत्य है। तीसरा है, जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों की दिशा उतनी ही कम विक्षेपित होती है। ये गलत है। हमने पढ़ा है दाब प्रवणता जितनी अधिक होती है पवनों की गति उतनी ही अधिक होती है, यानी पवनें उतनी ही अधिक विक्षेपित होती है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ए बी सी तीन सही हैं और चौथा गलत है, तो ए बी सी यानी सही आंसर हमारा रहने वाला है 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, भारत के निम्नलिखित में से किस भाग या क्षेत्र में वर्षा की परिवर्तितता सबसे कम पाई जाती है? साथियों, यहाँ पर वर्षा की परिवर्तितता से मतलब क्या है? तो वर्षा की परिवर्तितता से मतलब है वार्षिक वर्षा में प्रतिवर्ष होने वाली जो वार्षिक वर्षा की दर है उसमें कितना परिवर्तन आ रहा है, उसमें कितना परिवर्तन आ रहा है। जैसे मैं आपसे कहूं कि किसी स्थान पर, ये एक स्थान है और इस स्थान पर किसी साल तो
200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हुई और किसी स्थान पर यहां पर 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हुई, तो परिवर्तितशीलता कितनी हो गई? 150 सेंटीमीटर। यानी परिवर्तनशीलता जितनी अधिक होगी, इसका मतलब वहां पर प्रतिवर्ष वार्षिक वर्षा का अंतर उतना ही आ रहा है। ठीक है, और ये परिवर्तनशीलता जितनी कम होगी, इसका मतलब वहां पर वार्षिक वर्षा प्रतिवर्ष वार्षिक वर्षा की दर में परिवर्तन कम आता है। ध्यान रखिएगा। और ये परिवर्तनशीलता सबसे कम आपको कहां पर देखने को मिलेगी? तो जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है, जिन स्थानों पर अधिक वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा जिन स्थानों पर प्रतिवर्ष अधिक होती है, उन स्थानों पर वर्षा में परिवर्तनशीलता बहुत कम पाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप देखो, इन स्थानों में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो आपको पता है, नागालैंड तथा मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर भारत आप यहाँ पर इसे ले सकते हो। क्या ले सकते हो? पूर्वोत्तर भारत। और ये वो एरिया है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा हर साल देखने को मिलती है। तो भारत में वार्षिक वर्षा की जो परिवर्तनशीलता है वो सबसे कम या तो यहाँ आपको मिलती है या फिर पश्चिमी घाट पर मिलती है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर और पश्चिमी तटीय मैदान पर देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर भी वर्षा बहुत अधिक होती है। चलिए, तो इसके लिए सही आंसर जो रहने वाला है, नागालैंड तथा मणिपुर की पहाड़ियां होगी। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, लद्दाख के अंदर तो ना के बराबर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत कंसिडर किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र नहीं है? आप गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के अंदर अगर बात करते हैं तो आपको पता है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन यूपी में किया जाता है। और यूपी आपको पता है गंगा मैदान में अवस्थित है। किसमें है? गंगा के मैदान में स्थित है। इसके बाद में दूसरे स्थान पर आपको महाराष्ट्र का नंबर आता है। किसका नंबर आता है? महाराष्ट्र। और यहाँ पर महाराष्ट्र के बाद में साउथ इंडिया में गन्ने का अधिकतम उत्पादन तमिलनाडु से भी किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? तमिलनाडु से भी गन्ने का उत्पादन किया जाता है। तो इसी स्थिति में आप देखो, गंगा सतलज और गंगा का मैदान चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर बात की। तटीय आंध्र प्रदेश तथा कृष्णा घाटी भी गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक काली मिट्टी का जो एरिया है, ये भी गन्ना उत्पादन के लिए, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक जो काली मिट्टी का क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? काली मिट्टी का क्षेत्र है, ये भी क्या गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है क्या? और आपको पता है काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो कपास के लिए बेटर है। किसके लिए बेटर है? कपास के लिए बेटर है। महानदी घाटी भी ध्यान रखना गन्ने का उत्पादन करती है। हालांकि महानदी बेसिन सामान्यतः अधिकांश चावल का उत्पादन करती है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से सही आंसर महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बीच में जो काली मिट्टी का मैदानी भाग है वो कपास के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो सही आंसर यहाँ हमारे सामने क्या रहने वाला है? महाराष्ट्र से तमिलनाडु के बीच का काली मिट्टी का एरिया। हालांकि मैं आपको फिर बता दूं, महाराष्ट्र से गन्ने का भी उत्पादन किया जाता है, तमिलनाडु से भी गन्ने का उत्पादन किया जाता है, लेकिन वो यहाँ पर बात कर रहा है महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक काली मिट्टी पेटी के बारे में बात कर रहा है। पूरे महाराष्ट्र और पूरे तमिलनाडु की बात नहीं कर रहा, अर्थात वो तमिलनाडु के डेल्टा भाग की बात नहीं कर रहा, महाराष्ट्र के तटीय भाग की बात नहीं कर रहा। ये उस क्षेत्र की बात कर रहा है जो सह्याद्री पर्वत
अर्थात पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने यहाँ पर सही आंसर निकल कर आने वाला है। ठीक है, भारत में ये बहुत आसान प्रश्न है, हमने कईयों बार इस प्रश्न को देखा है। भारत में जहां 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, वहां किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो पता है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। साथियों, वर्षा की मात्रा के आधार पर अगर बात करते हैं, तो वर्षा की मात्रा के आधार पर जब आप वनों को देखते हो, तो वनों को आप इस तरीके से देख सकते हो। सबसे पहले तो आता है 200 सेंटीमीटर से अधिक, और जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वो होते हैं सदाबहार वन, इन्हें वर्षा वन भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में आप देख सकते हो 70 से 200 सेंटीमीटर जहां पर वर्षा होगी वहां पर होते हैं पर्णपाती, या इन्हें मानसूनी वनों के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में 50 सेंटीमीटर से कम अगर वर्षा होती है तो ऐसे स्थानों पर कांटेदार या शुष्क वन पाए जाते हैं। कांटेदार या फिर शुष्क वन पाए जाते हैं। इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पर भी आप याद रखेंगे। और 70 से 200 में भी अगर 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो वहां पर शुष्क मानसूनी वन मिलने वाले हैं। और यदि ऐसा स्थान जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां पर आर्द्र मानसूनी वन मिलते हैं। कौन से? आर्द्र मानसूनी वन देखने को मिलते हैं। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर आप लोगों को समझ आ गया होगा क्या रहने वाला है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है हमारे लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिएगा। कथन है, लद्दाख एक ठंडा मरुस्थल है। बिल्कुल, लद्दाख जिसे हम भारत का कोल्ड डेजर्ट, ठंडा मरुस्थल भी बोलते हैं। हरी के दून और नालागढ़ दून सबसे बड़े दून हैं। साथियों, ये दो शब्द हमने कई बार पढ़े थे, द्वार व दून। शिवालिक हिमालय पर मध्य और शिवालिक हिमालय की बीच में पाई जाने वाली जो घाटियां हैं, उन घाटियों को पूर्वी हिमालय क्षेत्र पर, तो किस पर? पूर्वी हिमालय क्षेत्र पर तो क्या कहा जाता है? द्वार। और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर दून कहा जाता है। द्वार जैसे आपको पता है हरिद्वार, कौन सा द्वार? निहांग द्वार, निहांग द्वार। इसके बाद में, ठीक है, और दून पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में जिन्हें दून कहा जाता है, जैसे देहरादून, देहरादून, पाटली दून, कोटड़ी दून, कोटड़ी दून, ठीक है, हरि के दून। तो यहां पर आप देख पाएंगे सबसे बड़े द्वार और दून के रूप में आपको हरिद्वार और देहरादून मिलते हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल क्या है? गलत है। आगे बढ़ते हैं। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। तो देखो, फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, उत्तराखंड में है ही है। ठीक है, फ्लोर वैली आपको उत्तराखंड में मिलती है, लेकिन इसका कुछ विस्तार हिमाचल प्रदेश में भी मिल सकता है। वैसे अगर ये पर्टिकुलर देता तो शायद हमारे लिए सही आंसर केवल ए है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में ना के बराबर है। लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर लेना है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेना है तो हमें कुछ को तो मानना ही पड़ेगा। कंचनजंगा शिखर अरुणाचल हिमालय में है, ये गलत है। कंचनजंगा जो शिखर है ये आपको नेपाल हिमालय के अंदर मिलता है। किसके अंदर मिलता है? नेपाल हिमालय के अंदर मिलता है, क्योंकि इस कंचनजंगा की लोकेशन के बारे में बात करें तो ये नेपाल प्लस सिक्किम की सीमा पर है। किसकी सीमा पर है? सिक्किम की सीमा पर है। जबकि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के बीच में तो अभी पूरा का पूरा भूटान आ जाता है। क्या आ जाता है? भूटान आ जाता है। तो अरुणाचल हिमालय में ये है ही नहीं। तो यहां पर आप समझ सकते हैं ये और ये तो पूरी तरीके से क्या है? गलत है। अब हमारे सामने सही, पूरी तरीके से सही क्या है? ए है। तो ए आपको देखना है कहां कहां पर है।
पहले में है और 3 में है, ठीक है ना। अब पहले और तीसरे में ए है, यहां पर सी और डी, इसमें ए नहीं है तो ये आंसर हो नहीं सकता, ठीक है ना। इसमें ए नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो 100% सत्य है वो तो यहाँ पर दे ही नहीं रखा। अब यहाँ पर सी वाले ऑप्शन पर बात करें तो मैंने आपसे कहा कि ये कुछ हद तक लग रहा है कि हो सकता है। अब क्यों हो सकता है? क्योंकि पहले ऑप्शन में बी दिया गया है, जो कि सरेआम ये क्या है, गलत है, तो ये भी हमारे पास हो नहीं सकता। तो फाइनली अब आंसर आपके सामने यही बस जाता है, यानी कुछ हद तक हम इसका विस्तार हिमाचल में भी मान सकते हैं। तो सही आंसर क्या रहने वाला है? केवल ए और सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है शाहाबाद उच्च भूमि में निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति पाई जाती है? तो साथियों, शाहाबाद उच्च भूमि के अंदर केवल घोड़े के नाल की आकार में रामगढ़ पहाड़ियां पाई जाती हैं। बाकी डग, गंगधार और चांदवाड़ी, ये ध्यान रखना, चांदवाड़ी तो मुकंदरा हिल्स पर है। किस पर है? मुकंदरा हिल्स पर है, जो आपको झालावाड़ और कोटा में मिलती है। ये वाला जो हिस्सा है ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में डग, गंगधार, ये झालावाड़ उच्च भूमि के अंदर मिलता है। किसके अंदर मिलता है? डग, गंगधार उच्च भूमि अपने आप में एक सेपरेट पार्ट है। क्यों है? क्योंकि जब आप हाड़ौती के पठार को देखते हो तो हाड़ौती पठार को आप इस तरीके से 5 भागों में विभाजित करके देखते हैं। है हमारे पास क्या? हाड़ौती का पठार, और इस हाड़ौती पठार के विषय में जब आप बात करोगे ना, तो इसे पहले तो आप 2 भागों में विभाजित करेंगे। एक तो है विंध्यन कगार, विंध्यन कगार के रूप में, क्योंकि यह विंध्य कगार और दक्कन लावा पठार से निर्मित है। दक्कन लावा पठार, ठीक है। अब विंध्य कगार के रूप में आपको यहाँ पर जो चीजें मिलने वाली है उसे आप 3 भागों में विभाजित करोगे। एक तो है अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां, अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां, ठीक है ना। और इन अर्ध चंद्राकार पहाड़ियों में एक तो है आपके पास मुकंदरा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? एक मिलती है आपको रामगढ़ की पहाड़ियां, एक मिलती है आपको कुंडला की पहाड़ियां। किसकी पहाड़ियां? और एक मिल जाएगी आपको बूंदी की पहाड़ियां, ठीक है। इसके बाद में एक क्षेत्र आपको मिलता है काली मिट्टी का मैदान, काली मिट्टी का मैदान, जो हाड़ौती के अंदर आपको मिलता है। एक आपको यहाँ पर मिलता है शाहाबाद उच्च भूमि, शाहाबाद उच्च भूमि यानी शाहाबाद का पठारी भाग। और दक्कन लावा पठार के रूप में आपको 2 क्षेत्र मिलते हैं। एक तो मिलता है झालावाड़ का पठार और एक मिलता है डग गंगधार, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अब आपको उस प्रश्न का आंसर अपने आप मिल गया होगा। डग गंगधार है नहीं, चांदवाड़ी जो मुकंदरा हिल्स पर है। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए जो सही आंसर रहने वाला है केवल ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो है, कौन सी सहायक नदी साबरमती नदी में उसके दाएं किनारे से आकर मिलती है? इस प्रश्न को साथियों हमने राजस्थान ज्योग्राफी में एक डायग्राम के रूप में देखा था। अगर आप लोगों को पता हो तो ये मानकर चलेंगे हम राजस्थान, और राजस्थान में आपको पता है ये जो साबरमती नदी है, इस साबरमती नदी का उद्गम उदयपुर से होता है। कहाँ से होता है? उदयपुर, और उदयपुर से ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस साबरमती की सहायक नदियों में आपको पता है सेई, मानसी, वाकल, हथमती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिनमें से इसमें दाईं ओर से मिलने वाली जो नदी है वो सेई है। कौन सी है? सेई है। आपको पता है
इस सेही नदी पर उदयपुर के कोटड़ा गांव में, कौन से गांव में? कोटड़ा गांव उदयपुर में सेई बांध बनाया गया है। कौन सा बनाया गया है? सेई बांध बनाया गया है। और इस सेई बांध से फिर एक सुरंग निकाली गई है जिसे जवाई बांध में डाला गया। किसमें डाला गया है? जवाई बांध के अंदर डाला गया है और इसी को कहा गया है देवास सुरंग, जो राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग भी है। 1977 में सेई परियोजना को संचालित किया गया था, जिसका उद्देश्य है जवाई बांध में सेई नदी के पानी को डालकर जवाई बांध में जल की आवक को बढ़ाना। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये जो सेई परियोजना, सेई नदी है, ये तो इसका जो सही आंसर है वो आपके सामने क्या रहने वाला है? सेई नदी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट और अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिएगा। तो सही उत्तर आपको अपने आप ही दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर लोहा इस्पात के प्लांटों के बारे में बात की गई है और इसमें से आपको पता है भिलाई, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, सही है। दुर्गापुरा ये पश्चिमी बंगाल में है, ठीक है। विजयनगर विजयनगर ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। और विजाग ये आंध्र प्रदेश के अंदर मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास सही आंसर जो है वो आपको पता है क्या हो सकता है। देखो पहले में थर्ड, और पहले में थर्ड 2 और 4 में दिया गया है, ठीक है ना। तो बी को चेक करते हैं। बी में फर्स्ट, और बी में फर्स्ट ये भी 2 और 4 में है। आगे चलते हैं। दुर्गापुरा में सेकंड, यानी सी के अंदर सेकंड, और सी के अंदर सेकंड केवल सेकंड में दिया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर अपने आप हमें क्या मिल जाएगा? दूसरा। और बिलाई डी के अंदर फोर्थ सही है। तो ध्यान रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सेकंड इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? दूसरा। नेक्स्ट और अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का जो लिंगानुपात है, किसका लिंगानुपात की बात की जा रही है? नगरीय लिंगानुपात, या जिसे आप शहरी लिंगानुपात के रूप में भी देख सकते हो। और राजस्थान के किस जिले का शहरी लिंगानुपात सबसे कम है? तो वो है जैसलमेर जिले का, जो कि कितना है? 864। कितना है? 864। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जैसलमेर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है जो लास्ट प्रश्न है, ये भी वो प्रश्न है साथियों जो मेरे ख्याल से छोड़कर आना ज्यादा बेहतरीन विकल्प था, ठीक है ना। छोड़कर आने से मेरा मतलब अनुत्तरित उत्तर अगर आप लगा कर आते तो वो शायद आपके पास इसका बेहतरीन आंसर था। इस प्रश्न का जो सवाल है वो है, जो सवाल है कि आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का कैल्साइट खनन क्षेत्र नहीं है। यानी कैल्साइट का उत्पादन कहाँ से नहीं होता, कहाँ से कैल्साइट का खनन नहीं किया जाता। तो इसके लिए मैं आपके लिए सही जो आंसर है वो भी यहाँ पर लेकर आया हूँ। कैल्साइट आप देख सकते हो, ये सीकर के रायपुर और मांडवा जैसे क्षेत्रों में किया जा रहा है, यानी कि यहाँ से इसका उत्पादन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। सिरोही में राजपुरा और पिंडवाड़ा, यहाँ पर सिरोही इसके लिए देख सकते हो, और सिरोही में आप इसके आंसर राजपुरा, तो यहाँ से भी कैल्साइट का उत्पादन किया जा रहा है। इसके बाद में आप झुंझुनू जिले के अंदर आप देख सकते हो, झुंझुनू में आपको ये सेकंड वाला दिया गया है माधोगढ़, यानी यहाँ से भी किया जा रहा है। तो फाइनली आंसर आपके पास क्या बच गया है? घेवरिया और चांदपुर क्षेत्र, भीलवाड़ा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको क्या मिल जाएगा? एक। वैसे मैं आपको फिर बता दूं
ये प्रश्न भी मेरे ख्याल से आप छोड़कर आते, अर्थात पांचवें विकल्प का चयन कर कर आते तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन था, न कि इधर उधर दिमाग लगाने की तुलना में। क्योंकि यहाँ तक आते आते खनिजों में हम बेसिकली केवल इतना सा पढ़ते हैं और इतना सा ही पढ़ा पाते हैं कि ये खनिज सबसे ज़्यादा किस जिले से उत्पादित किया जाता है, या इसके भंडार सर्वाधिक कहाँ पर हैं और किस जिले से इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। बहुत कम बंदे होते हैं जो इनके भंडार और क्षेत्रों के बारे में भी बात कर रहे होते हैं। शायद मुझे लगता है यहाँ तक बहुत कम बच्चों को इसके बारे में पता होगा, तो छोड़कर आना इसको सही डिसीजन था। ये था साथियों हमारे सामाजिक विज्ञान एसएसटी के एग्जाम में आए हुए प्रश्न, और इन प्रश्नों पर एनालाइज करना इस वजह से भी अनिवार्य और जरूरी था क्योंकि भजनलाल सरकार आपको एक गिफ्ट देकर गई है। इस वैकेंसी के साथ साथ वो लगे हाथ आपको एक और वैकेंसी देकर गई है, ताकि आप घर ना बैठो, जैसे ही इस का एग्ज़ाम देकर आप फ्री हो तो अपनी इस प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू कर सकें, लगातार करें और तब तक रहें जब तक अगली परीक्षा का एग्ज़ाम नहीं हो जाता जिसके फॉर्म अभी अप्लाई किए जा रहे हैं। तो इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, और एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही गूगल प्ले स्टोर से जाकर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर साथियों इस एप्लीकेशन के अंदर जो इसका होम पेज होगा, यहाँ पर आपको एक टाइल्स मिलती है एनसीईआरटी बुक के नाम से। उस टाइल में जाकर आप एनसीईआरटी की कक्षा 9 से कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 की किताबों को निशुल्क पढ़ सकते हो। साथ ही उसी टाइल्स के अंदर राजस्थान अध्ययन की जो 9th से 12th तक की बुक्स है वो भी यहाँ पर डाली हुई है, उन्हें भी आप जरूर पढ़ें। और ध्यान रखना एग्जाम के लिए आप एनसीईआरटी और राजस्थान अध्ययन की बुक्स का अध्ययन जरूर करें। अब आप इन्हें मार्केट में जाकर अगर परचेज करके लाओगे तो ये थोड़ा सा आपको एक महंगा और खर्चा हो सकता है। सो इसके लिए आप ज़्यादा बेटर है प्ले स्टोर पर जाएं, ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर डाउनलोड करें, अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर उसे रजिस्टर करें, इंस्टॉल करें, और आप यहाँ पर उपलब्ध इन चीज़ों को निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। साथ में ही इसके अंदर प्रीवियस ईयर के नाम से एक और टाइल्स मिलेगी जिसमें अब तक के जिस एग्ज़ाम के पेपर हुए हैं, जिस साल हुए हैं, जिस ग्रुप में हुए हैं, जितनी तारीख को हुए हैं, आप वहां पर जाकर उस एग्ज़ाम को क्लिक करेंगे तो उस एग्ज़ाम में क्लिक करने के बाद में उस एग्ज़ाम के जितने भी पेपर आज तक हुए हैं वो सारे पेपर आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके काम की सभी चीज़ें उपलब्ध है। साथ में ही हमारे ऑल कोर्स वाले टाइल्स में जाकर आपको ज्योग्राफी का अगर कोई कोर्स हमसे परचेज करना हो तो आप वहां जाकर उस कोर्स को भी परचेज कर सकते हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलते हैं कल के पेपर के साथ में। धन्यवाद।